तो आज जो अपना टॉपिक है वो है रक्त। रक्त के बारे में जानेंगे, रक्त क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे रक्त होता क्या है। जो रक्त होता है वो एक तरह का क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है, समझे। प्राकृतिक कोलाइड होता है। इस प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या होता है, ये इसमें ब्लड में कैसा होता है, गाढ़ापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गाढ़ापन पाया जाता है। और क्या है, रक्त को और हम क्या कह सकते हैं, रक्त को हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक, है ना, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड को जो रक्त होता है, सबसे पहले अगर हम रक्त की बात करेंगे उसको हम कहते हैं यह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। इसमें तरल, इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। मतलब रक्त को हम मुख्य रूप से दो चीज कह सकते हैं, एक तो ये प्राकृतिक कोलाइड होता है, ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं, इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका पीएच वैल्यू की, मतलब इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। क्या होता है, 7.4। आप जानते हो कि पीएच स्केल को जब हम नापते हैं तो जो भी 7 से ऊपर होता है, जिसका भी नंबर 7 से ऊपर आता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम क्षारीय कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं, क्षारीय कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा रक्त होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। क्या क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने, रक्त को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कोलाइड, गाढ़ा। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। उसके बाद रक्त क्या काम करता है, रक्त का काम क्या होता है हमारे शरीर में, भाई हमारे बॉडी के अंदर जब वो चीज है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो रक्त का काम हमारे बॉडी में क्या होता है, तो एक दो काम होता है इसका। कौन कौन सा काम हमें देखने को मिलता है, एक तो ये गैसों का परिवहन करता है। क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका क्या काम है, यह खाद्य पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। किसका, खाद्य पदार्थों का भी, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। मतलब कि यह O2 और CO2 का भी परिवहन करता है और यह न्यूट्रिएंट्स का भी परिवहन करने का काम करता है, ठीक है ना। तो एक रक्त देखिए क्या क्या कह सकते हैं, रक्त प्राकृतिक कोलाइड होता है, गाढ़ापन होता है, उसमें तरल संयोजी ऊतक होता है ना। इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हमें पता है कि वह क्षारीय है ना। इसका काम क्या है, रक्त का काम है गैसों का परिवहन करना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, समझे। तो ये सब काम जो है ना मुख्य रूप से रक्त का है। और इसके बारे में हम जानेंगे, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब किस में कितना ब्लड उपस्थित होता है हम इसकी बात करेंगे, है ना। पुरुषों में रक्त 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 5.5 लीटर से लेकर 6 लीटर के लगभग में पाया जाता है, ठीक है ना। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि इसमें महिलाओं में कितना ब्लड पाया जाता है, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब बात आती है रक्त का निर्माण। किसकी बात आती है, रक्त का निर्माण की बात आती है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है ना। तो जब हम बात करेंगे वयस्क में, मतलब जिसकी उम्र 5 से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी उम्र 5 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब जहां तक लोग हैं, जहां तक लोग जी जाएं वहां तक वयस्क का जो होता है ना, रक्त का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है हमें, अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है,
अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बोन मेरो। कहाँ देखने को मिलता है? बोन मेरो में देखने को मिलता है। अब बोन मेरो क्या होता है? तो बोन में जब हम इसको स्केलेटन वाला चैप्टर लाएंगे ना, जब हम मानव का कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे, तो उस समय हम आपको बताएंगे कि बोन मेरो क्या होता है। लेकिन आप बस अब इतना ध्यान रख लीजिए कि अस्थियों यानी हड्डियों के बीच में जो जालीदार संरचना पाई जाती है, मान लीजिए ये किसी की अस्थि है, ये किसी की अस्थि है ना, ये किसी की अस्थि है। यहां पर जो जालीदार संरचना पाई जाएगी, जो जालीदार संरचना पाई जाएगी, ये तो बीच में खोखला होता है, यहां पर जो जालीदार संरचना पाई जाएगी इसी को अस्थि मज्जा कहा गया है, ठीक है ना। इसी अस्थि मज्जा में किसका? रक्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, समझे। अगर हम बात करें भ्रूण में, भ्रूण के अंदर रक्त कहां बनता है ना, तो भ्रूण के अंदर जो रक्त बनता है वो मेसोडर्म में बनता है। कहां बनता है? मेसोडर्म के अंदर बनता है। कहां बनता है? मेसोडर्म के अंदर। भ्रूण क्या? जो बच्चा अभी तक जन्म नहीं लिया है और वो मां की कोख में है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम भ्रूण कह सकते हैं। आया समझ में? उसके बाद जिसकी उम्र 0 से 5 साल तक हो चुकी है, 0 से 5 साल तक हो चुकी है, उनका जो रक्त होता है वो कहां पर बनता है? यकृत में बनता है। कहां बनता है? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। समझ में आया? मतलब कि हमारा जो रक्त होता है वह पुरुषों में 5.5 लीटर से 6 लीटर तक पाया जाता है, महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। रक्त का निर्माण जो होता है वह वयस्क के अंदर अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण का मेसोडर्म में होता है। और जो जिसकी उम्र 0 से 5 साल तक है, मतलब जो बच्चा जन्म ले लिया है और उसकी उम्र 0 से 5 साल तक के बीच में है, उसके रक्त का निर्माण कहां पर होता है, उसके ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है? वो होता है लीवर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अब एक क्वेश्चन उठता है कि ब्लड, पूरे शरीर का कितने प्रतिशत ब्लड पाया जाता है, मतलब पूरे शरीर का भार जो होता है उसका कितना प्रतिशत ब्लड पाया जाता है? तो हम लिखेंगे 100% पूरे शरीर में से कितना परसेंट? 7% केवल ब्लड पाया जाता है। मतलब पूरे शरीर के 100% भाग का 7% केवल ब्लड पाया जाता है। यही जो है ना कितना? 7%। समझ में आ गया? अब हम आगे जो है ना वो नॉर्मल हम क्या करेंगे कि ब्लड कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ब्लड कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये ब्लड का बेसिक जानकारी था जो कि हमने आपको दे दिया, हमें ये बिल्कुल याद कर लेना है। महिलाओं के अंदर कितना? पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम। पुरुषों में कितना? 5.5 लीटर, ठीक है ना। आरबीसी रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है ना। भ्रूण के रक्त का निर्माण कहां होता है? वो मेसोडर्म के अंदर होता है। 0 से 5 साल के बच्चों के अंदर रक्त का निर्माण कहां होता है? ये हमें देखने को मिलता है यकृत के अंदर। समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड कितने प्रकार का होता है। जो रक्त होता है, ब्लड, वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक कौन सा? एक हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और एक होता है कौन सा? ब्लड सेल्स। क्या? ब्लड सेल्स, ठीक है ना। मतलब ब्लड 100% पार्ट्स होता है। क्या? रक्त के 100% भाग में से 55% भाग क्या होता है? केवल प्लाज्मा होता है। क्या होता है? केवल प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% भाग क्या होता है? 45% भाग क्या होता है? ब्लड सेल्स होता है ना। क्या होता है? ब्लड सेल्स होता है। समझ में आया कि
रक्त का 100% भाग में से 55% क्या प्लाज्मा, 45% क्या ब्लड सेल्स, ठीक है ना। अब ब्लड के प्लाज्मा मतलब आप समझे, मतलब प्लाज्मा मतलब क्या कि जब हम किसी के ब्लड को छन्नी से छानेंगे तो जो तरल पदार्थ निकलेगा, तरल पदार्थ जो निकलेगा वो क्या है, जो वाटर जैसा पदार्थ निकलेगा, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। और जो जो छन जाएगा, जो चाहे छन्नी में छन जाएगा, जो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड सेल्स बोलेंगे, रुधिराणु बोलेंगे। हिंदी में इसका नाम क्या होता है, रुधिराणु होता है, और इसका तो प्लाज्मा होता ही है। समझ में आया, इसका जो होता है वो प्लाज्मा तो होता ही है। अब देखिए प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है, 90% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर। 90% क्या पाया जाता है, वाटर। मतलब कि 90% आपका जब वाटर पाया जाता है तो ये पूरी तरह से लिक्विड होगा। आप समझ जाइए, पूरी तरह से लिक्विड होगा। 10% अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। 10% अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। और वो प्रोटीन कौन कौन से हैं, वो प्रोटीन होते हैं ग्लोब्यूलिन। कौन से प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, है ना। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूलिन पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस प्लाज्मा में अगर पाया जाता है तो वो कौन सा है, एल्ब्यूलिन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन सबसे ज्यादा जो है ना प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। आया समझ में। उसके बाद अगर हम बात करें इस प्रोटीन का वर्क ना, अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ब्लड सेल्स की बात करेंगे हम। ब्लड सेल्स अभी हम नॉर्मल पढ़ ले रहे हैं, जब एक एक प्रोटीन की बात होगी ना तो हम उसमें उसका वर्क अच्छे से समझा देंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है, 10% के अंदर ये तीनों चारों प्रोटीन्स आते हैं। समझ में आया। उसके बाद जब हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में हमें पता है क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, ये इसका टेक्निकल नाम है। ये अपन कॉमन नाम पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हम इसको जानते हैं, लेकिन हमें अब टेक्निकल नाम पढ़ना है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और एक ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। इसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ब्लड का एनाटॉमी करके देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है ना। रक्त को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 55% भाग प्लाज्मा है, 45% भाग आपका अलग अलग प्रकार के रक्त कोशिकाएं हैं। समझ में आया। प्लाज्मा के अंदर 90% केवल क्या है, पानी है, वाटर है। समझ में आया। मतलब ब्लड का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है ना। 10% उसमें अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। जैसे प्रोटीन्स कौन कौन से हो गए, ग्लोब्यूलिन हो गया, एल्ब्यूलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया और फाइब्रिनोजेन हो गया। ये सब कहां पर काम करते हैं, ये सब ब्लड क्लोटिंग के समय काम करते हैं। बाकी और चीजें हम आगे प्रोटीन के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे।
ठीक है ना। अब आती है ब्लड सेल्स की बात। ब्लड सेल्स में इरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है और थ्रोम्बोसाइट्स है ना। इसके बारे में डिटेल जो है ना हम अगली क्लास में आपको एक एक टॉपिक को, आरबीसी को उठाकर बताएंगे, डब्ल्यूबीसी को उठा के बताएंगे और थ्रोम्बोसाइट्स को उठाकर बताएंगे किस तरह से सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो हम अगली क्लास में जो है ना आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।